Good morning, everyone. Yesterday, due to some problem, I could not be able to complete this topic. So, today I'm starting from here, and the name of the topic is vertical oscillations of a body on a spring. So, correct this word, it is a spring. Vertical oscillations. सो वर्टिकल ऑसिलेशंस मीन्स अगर हम स्प्रिंग को जो है वो वर्टिकल पोजीशन में लगा देते हैं देन स्प्रिंग जो ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है मेन पोजीशन के दोनों साइड दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्प्रिंग ओके सो हियर ऑल्सो द थ्री डायग्राम्स आर देयर और इन थ्री डायग्राम्स की जो पोजीशन है या इनका जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज समवेयर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक. क्या चेंज है इसमें, तो आपको पता है कि जब बॉडी वर्टिकल पोजीशन में होती है तो ऑटोमेटिकली उस पर वेट एक्ट करने लगता है और बिना कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाए भी जो बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए वन रिस्टोरिंग फोर्स विल ऑल्सो बी देयर. तो यहाँ पर जो मेन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वो ऐसी पोजीशन है जिसमें कि बॉडी को कनेक्ट नहीं किया गया है, क्योंकि अगर हम बॉडी को कनेक्ट कर देंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और हम इक्विलिब्रियम पोजीशन उसको लेंगे जिसमें नो रीस्टोरिंग फोर्स एंड नो डिस्प्लेसमेंट इज देयर. तो सबसे पहले ये स्प्रिंग की सबसे पहली पोजीशन है जिसमें नो मास इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, तो लिखा है रिलैक्स्ड और इक्विलिब्रियम पोजीशन. इसी को हमने मेन पोजीशन कंसीडर किया है जो यहाँ तक हमने डॉटेड लाइन से शो की है. देन सेकेंड डायग्राम व्हाट इज़ देयर, सेकेंड डायग्राम में हमने स्प्रिंग से बॉडी ऑफ मास एम इज़ कनेक्टेड. तो जैसे ही बॉडी कनेक्ट की जाती है तो बिकॉज द वेट इज़ नाउ एक्टिंग, पहले वाली सिचुएशन में वेट नहीं था क्योंकि हमने मासलेस स्प्रिंग लिया था. अब बॉडी के मास की वजह से वेट एक्ट करने लगता है और वेट कितना होगा mg, क्योंकि बॉडी का मास m है. तो सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन इज स्मॉल d, तो कितना रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा वेट के अपोजिट, तो आपको पता है रीस्टोरिंग कांस्टेंट इज अगेन k. तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल बी kd. ओके, रीस्टोरिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी वेट के अपोजिट और वेट के इक्वल. ओके, अब थर्ड कंडीशन आती है कि हमने बॉडी को डिस्प्लेस भी कर दिया, उसको पुल करके और रिलीज कर दिया. तो आप देख रहे हैं कि एक्स डिस्प्लेसमेंट और बॉडी ने किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना हो जाता है डी प्लस एक्स. ओके, तो अब इस कंडीशन में कितना रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो आपको पता है रीस्टोरिंग कांस्टेंट से डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इतना, टोटल इतना रीस्टोरिंग फोर्स लगता है और किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड्स लगेगा. तो जो रीस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन होगा दैट विल बी के डी प्लस एक्स. ओके, तो बस ये तीन चीज़ें आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन करनी है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम, डायग्राम के एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं. तो डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में आपने लिखा है इफ़ अ स्प्रिंग is suspended vertically from a rigid support and a body of mass m is attached to its lower end. The spring gets stretched to a distance d due to the weight mg of the body. Restoring force equal to kd begins to act in the upward direction. यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है और ये इक्वेशन भी बता दी है, mg is equal to kd. उसके बाद क्या होता है कि इफ़ द बॉडी बी पुल्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अब थोड़ा सा इसको पुल किया कितना डिस्टेंस एक्स तक फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज्ड, इट begins to oscillate up and down about its main position. The weight mg of the body acts vertically downwards. तो पता है आपको अब कुल मिलाकर कितना फोर्स लग रहा है बॉडी पर, तो बॉडी का जो वेट है mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, जबकि इतना रीस्टोरिंग फोर्स जो है टोटल वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अपवर्ड्स. तो बॉडी पर कितना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, तो उसके लिए एक जो यहाँ स्टेप्स लिखने हैं वो थोड़े से मिसिंग है, यहाँ से मैं दिखा दे रही हूँ कितना फोर्स लगेगा.
तो आपको ये लिखना है कि टोटल या रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा mg, कैसा है डाउनवर्ड्स, और ये जो है ये कैसा है अपवर्ड्स। तो आपको ये लिखना है। ओके, अब इसके बाद आप लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, mg माइनस kd और माइनस kx। अब आपको पता है, अभी आपने ऊपर देखा mg और kd तो इक्वल हैं, तो mg और kd कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, F इज इक्वल टू माइनस kx। तो रीस्टोरिंग फोर्स का वही रिलेशन आ गया जो कि हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस में था। वर्टिकल में हमने कंडीशन डिफरेंटली, लेकिन रिलेशन वही आ गया, मीन्स इट इज शोइंग एसएचएम। एक तो प्रूफ जो है वो ये है एसएचएम का। फिर आगे आप जो है, क्योंकि आपको प्रूफ करना होता है एक्सेलरेशन से, तो आपने क्या किया, आप इस रिलेशन को कंपेयर किया। ये जो आपका रिलेशन आया है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको आपने कंपेयर किया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो आपने लिखा कि इफ दिस इज द एक्सेलरेशन, देन लेफ्ट साइड में आपने ये लिख दिया, राइट साइड में के एक्स आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इस स्टेप तक पहुंचना है। तो ये कौन सा स्टेप आ चुका है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और उसके अपोजिट है तो जो बॉडी है दैट इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। और दूसरा क्या फाइंड करना होता है, टाइम पीरियड। तो आपने टाइम पीरियड का रिलेशन लिखा 2 पाई अपॉन ओमेगा, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट के अपॉन एम, या फिर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो सेम वही रिलेशन आएगा, क्योंकि एसएचएम की कंडीशन भी एक ही है और एसएचएम का टाइम पीरियड भी एक ही होता है। तो फिर से आपने वही कंडीशन जो है वो फॉलो कर ली है, बस थोड़े से जो स्टेप्स स्टार्टिंग में चेंजेस हैं स्टेप्स में, वो आपको शो करना होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक में ऑसिलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। इसका मतलब अभी तक आपने सिंगल सिंगल स्प्रिंग को ऑब्जर्व किया था जिससे बॉडी कनेक्टेड थी। नाउ द स्प्रिंग कॉम्बिनेशन इज देयर। दो स्प्रिंग्स हैं, चाहे वो सीरीज में कनेक्टेड हों या वो पैरेलल में कनेक्टेड हों, तो इसको बोलते हैं लोडेड स्प्रिंग। का मतलब कि स्प्रिंग से बॉडी कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है। और कॉम्बिनेशन का मतलब नॉट वन स्प्रिंग इज देयर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग विल यूज। ओके, तो कॉम्बिनेशन 2 टाइप्स का है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है तो ऑब्वियसली इट इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं और उनसे बॉडी कनेक्टेड है। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है और दिस टाइप, देन दीज कॉम्बिनेशंस आर ऑफ सीरीज। तो इसमें सीरीज में दो स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं और उनसे बॉडी कनेक्टेड है। अब एक चीज़ और क्लियर करनी होगी आपको कि K1 K2 दोनों स्प्रिंग्स जो भी हैं उनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल हो। स्प्रिंग कांस्टेंट्स का मतलब जो स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है, मीन्स स्प्रिंग कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है। अगर K की वैल्यू ज़्यादा है मीन्स स्प्रिंग जो है हार्ड है और उसको स्ट्रेच कराने के लिए, कंप्रेस कराने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। या फिर अगर वो स्ट्रेच हो चुका है तो अपनी पोजीशन को रिगेन करने के लिए ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। ये के इसका मेज़रमेंट करता है। तो स्प्रिंग की हार्डनेस या सॉफ्टनेस को हम के से मेज़र करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप 1 बाई 1 ड्राइव करेंगे, स्प्रिंग्स कनेक्टेड एंड पैरेलल करेंगे, फिर स्प्रिंग्स कनेक्टेड एंड सीरीज करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्प्रिंग्स कनेक्टेड एंड पैरेलल से। तो पैरेलल में आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, डजेंट मैटर कि आपको यही वाला बनाना है या फिर ये बनाना है, नो मैटर, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। दूसरी बात, आपको क्या फाइंड करना है डेरिवेशन में, तो यहाँ आपको फाइंड करना है कि अगर दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट्स अलग अलग हैं, K1 और K2 हैं, तो उनका रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि के का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है तो K1 प्लस K2 मतलब उनको एल्जेब्रिक सम करेंगे। इट मे बी कि रेसिप्रोकल में भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर उनको हम स्प्रिंग्स को साथ में लगाते हैं सीरीज में या पैरेलल में, तो नेट जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर वो रेसिप्रोकल में आता है तो डिक्रीज होगा और एल्जेब्रिक सम होता है तो इंक्रीज होगा। तो यहाँ हमें नेट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। ओके,
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल से। तो पैरेलल वाला जैसा कि आपको डायग्राम क्लियर है कि दो फिगर्स हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, शो टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल, लेट K1 एंड K2 बी देयर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स। और जब उनको, क्योंकि जब आप बॉडी को पुल करेंगे, स्प्रिंग्स पैरेलल में लगे हैं, तो दोनों ही स्प्रिंग एक साथ डिस्प्लेस होंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों स्प्रिंग्स में बराबर होगा। ओके, तो लेट वाई बी द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन ईच स्प्रिंग, दोनों में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाई। तो रीस्टोरिंग फोर्सेस कितने कितने एक्ट करेंगे, तो आपको पता है पहले स्प्रिंग के लिए अगर आप लिखते हैं तो F1 इज इक्वल टू माइनस K1 वाई। यहाँ एक्स मत यूज़ करिएगा क्योंकि हम सीरीज में एक्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेम है, वाई यूज़ कर ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो F1 इज इक्वल टू माइनस K1 वाई और F2 इज इक्वल टू माइनस K2 वाई, दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। पैरेलल की ये प्रॉपर्टी है। टोटल रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ऐड करना पड़ेगा F1 प्लस F2, फिर आप रिलेशंस को ऐड करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो K1 प्लस K2 इंटू वाई, ये है आपकी इक्वेशन 1। अब मान लीजिए Kp जो हमें फाइंड करना है, रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, Kp बी द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप क्या करेंगे कि ये मानेंगे कि टोटल जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो F है, टोटल जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो Kp है, और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाई है। तो आपने एक सेपरेट रिलेशन लिखा टोटल के लिए, F इज इक्वल टू माइनस Kp वाई। तो इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को अगर कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट भी इक्वल होगी, तो Kp इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो यानी कि अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्ट हैं तो जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो दैट ऑलवेज बी द इक्वल ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टू इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग कांस्टेंट, रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जितने भी स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं इंडिविजुअली उनको हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो आपको ये प्रूफ करना था इसमें। उसके बाद फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड कराई है तो कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है 1/2 अंडर रूट K/m, और K की जगह आप K की टोटल वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का दिस रिलेशन विल कम। ओके, तो यहाँ तक आपका जो है स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल था। अब अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज़, तो सीरीज़ में थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, देखना पड़ेगा आपको कि जब स्प्रिंग सीरीज़ में कनेक्टेड है तब हमेशा प्रॉपर्टी अब क्या सेम रहती है वो लिखना होगा आपको। तो हमेशा जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो सेम रहेगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। जैसे ये मान लीजिए स्प्रिंग्स का सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ऐसे लिखा है, तो सीरीज़ में क्योंकि इसमें अलग डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इसमें अलग, क्योंकि बॉडी नीचे वाले से कनेक्टेड है। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स सेम क्यों होगा, क्योंकि आप जो फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं दैट विल बी द टोटल फोर्स, वही ट्रांसफ़र होगा दोनों को। तो रीस्टोरिंग फोर्स दोनों के लिए सेम है, और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, और रीस्टोरिंग कांस्टेंट अलग अलग है। तो आपने थ्योरी लिखी कि x1 x2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, देन रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग इन द टू स्प्रिंग्स इज सेम। तो और वैसे भी अगर 3 क्वांटिटीज़ हैं एक रिलेशन में, तो अगर 2 में चेंजेस हो रहे हैं तो 1 विल बी कांस्टेंट। तो आपने लिखा कि रिस्टोरिंग फोर्स F सेम है फर्स्ट के लिए माइनस K1 x1, सेकेंड के लिए माइनस K2 x2। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x1 और x2 फाइंड करना है। x1 इज इक्वल टू माइनस F अपॉन K1 और x2 माइनस F अपॉन K2। टोटल x फाइंड किया आपने, ऐड कर दिया, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसमें क्या करेंगे, f कॉमन लेंगे तो रिलेशन ये आ जाता है, फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, देन दिस। ओके, तो ये रिलेशन किसका है, x का है। अब आपने रिलेशन को चेंज कर लिया, f इधर कर लिया, और पूरा रिलेशन इस फॉर्म में आ जाता है। ओके, आपको बाई राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। तो f इज इक्वल टू दिस, ये रिलेशन आ रहा है। अब मान लीजिए फिर से वही करना है कि टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज कॉम्बिनेशन का Ks है, टोटल फोर्स F है, टोटल डिस्प्लेसमेंट x है। तो आपने ये रिलेशन लिखा, इससे कंपेयर करना होता है। तो आपने इसको और इसको कंपेयर किया तो लेफ्ट साइड से इक्वल है, राइट साइड में क्या आ जाएगा, Ks इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2।
तो ये रिलेशन जो है इसका मतलब ये भी हुआ कि 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, यानी कि आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दैट विल बी रिड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स, और दिस इज़ द रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट टर्न से हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम। ओके, थैंक यू।